हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं आज आप लोगों के लिए साहित्य का इतिहास दर्शन ये टॉपिक लेकर आई हूँ। ये आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये नागेंद्र जी के बुक के आधार पर ही लिया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि साहित्य इतिहास से किस तरह जुड़ी हुई है, मतलब इतिहास के साथ साहित्य का कैसा उसका कनेक्शन रहा है। तो साहित्य के इतिहास में प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। साहित्य के इतिहास में रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय पर्याप्त रहता है। साहित्य की सृष्टि युगीन संदर्भों से कटकर नहीं की जा सकती और न साहित्यकार की मानसिकता ही अपेक्षित की जा सकती है। मतलब क्या होता है कि साहित्य के इतिहास में जो रचना करते हैं, उनकी जो मतलब जो काव्य रचना करते हैं या गद्य की रचना करते हैं, उनके स्थूल परिचय वहाँ पर्याप्त रूप में पाए जाते हैं। तो साहित्य की सृष्टि योगिन संदर्भों से कटकर नहीं की जा सकती। तो कैसे, मतलब उस युग में, जिस युग में इतिहास रचनाकार ने जो रचनाएं की होगी, मतलब वो उन्होंने उस युग के अनुसार ही की होंगी। तो उसके रचनाओं को हम देख के मतलब ये पता चलता है कि उस युग में कैसी परिस्थितियाँ चल रही होंगी, ठीक है ना। तो उसकी मतलब कृतिकारों की कृतियों को देखकर ही हमें ये पता चलती है कि कैसी कैसी परिस्थितियों में साहित्यकार की कृतियाँ सृजन होती है। तो साहित्य की विकास प्रक्रिया में यानी सृजन प्रक्रिया में जो साहित्य सृष्टि होती है, तो उस सृजन प्रक्रिया में जब हम युगीन परिवेश को स्वीकार कर लेते हैं, यानी युग के जो परिवेश होते हैं ना, मतलब जैसे भी परिवेश होते हैं उनको जो स्वीकार कर लेते हैं, तो वातावरण उसमें स्वतः ही समाहित हो जाता है। मतलब परिस्थितियाँ, जो वातावरण होता है वो स्वतः ही समाहित हो जाता है। तो साहित्य का स्वतंत्र विवेचन अपेक्षित नहीं है। मतलब साहित्य का कोई स्वतंत्र विवेचन, मतलब उसका विश्लेषण नहीं की जा सकती है। उसके साथ मतलब क्या करना चाहिए, मतलब युगीन वातावरण को यानी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही मतलब हम क्या कर सकते हैं, साहित्य को हम जज कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं विभिन्न इतिहासकारों की धारणाएं। तो पहले आते हैं फ्रेंच विद्वान तेन। तो इन्होंने क्या कहा है, साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं। इनके अनुसार क्या क्या है, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। हडसन ने लेकिन तेन के इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए उन्होंने ये आक्षेप लगाया है कि इन तत्वों के मतलब साहित्य में तेन ने मतलब क्या किया है, इन तत्वों को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो इन तत्वों के अलावा रचयिताओं के, जो रचना करते हैं, रचयिताओं के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की सर्वथा तेन ने उपेक्षा कर दी है, ठीक है ना। तो हडसन ने इस पर मतलब ये आक्षेप लगाया है कि इन तत्वों को ही, इन तीनों तत्वों को ही उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है, लेकिन रचयिताओं के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की सर्वथा उन्होंने उपेक्षा कर दी है। फिर आते हैं जर्मन चिंतक। उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों में से इन्होंने मतलब बहुत सारे सिद्धांत निकाले थे, लेकिन इन सिद्धांतों में से महत्वपूर्ण सिद्धांत है इनकी योग चेतना। इसके बाद भी बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे I.A. रिचर्ड्स, ठीक है ना, फिर ऐसे बहुत सारे विद्वान मतलब क्या किए हैं, अपने अपने सिद्धांत को निकाले थे। लेकिन अभी उपरोक्त सभी सिद्धांत परिपूर्ण नहीं है, किंतु आंशिक सत्य से भी यह सर्वथा शून्य नहीं है। किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित इन 5 तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए। अभी जो हमने 3 देखा, हडसन ने उस पर मतलब आक्षेप लगाया, फिर जर्मन चिंतकों ने युग चेतना को महत्वपूर्ण स्थान दिया, लेकिन इन सभी को देखते हुए मतलब क्या किया, 5 तत्वों को ही लास्ट में मतलब क्या किया, उसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। जैसे एक हो गया सृजन शक्ति, किस तरह सृजन होते हैं, परंपरा, किस परंपरा में साहित्य का सृजन होता है, किस वातावरण में होता है, द्वंद्व, किस तरह मतलब द्वंद्व में साहित्य का सृजन होता है, फिर संतुलन, किस तरह संतुलन साहित्य मतलब संतुलन कर देते हैं मानसिक स्थितियों को।
तो साहित्य के इतिहास लेखन में द्वंद्व और संतुलन इन्हीं सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब लास्ट में हम देखेंगे कि इन सभी में से एकदम मेन इम्पोर्टेंट कौन सा है, द्वंद्व और संतुलन, ठीक है ना। साहित्य के क्षेत्र में सृजन शक्ति, साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा, साहित्यिक परंपराएं, युगीन चेतना और क्रिया प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर गतिशीलता प्राप्त करती है। इसका चरम लक्ष्य द्वंद्व के दोनों पक्षों में संतुलन और सामंजस्य स्थापन का रहता है। फिर जब हमारी परंपरा अपनी सीमा से आगे जाकर युग धर्म की उपेक्षा कर देती है, अर्थात युग धर्म उच्छृंखल होकर परंपराओं की अवमानना करने लगता है, जब हम परंपराओं को मतलब नकार देते हैं, तो साहित्य सर्जक की आंतरिक शक्ति उद्दीलित हो उठती है। मतलब जो आंतरिक शक्ति होती है ना, जिस आंतरिक शक्ति से मतलब साहित्य की सृजन होती है, तो वो उनके मतलब ये साहित्य सर्जक की आंतरिक शक्ति उद्दीलित हो उठती है और वह उद्दीलन की स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक कि दोनों में संतुलन स्थापित नहीं हो जाती है। यानी परंपरा और आधुनिकता, इन दोनों में मतलब क्या नहीं हो जाता, संतुलन स्थापित नहीं हो जाती है। परंपरा यानी परंपराओं को उन्होंने लिया, फिर आधुनिकता को भी उन्होंने मतलब आधुनिक विचारधारा को भी उन्होंने स्वीकार किया। सिर्फ परंपराओं में ही वो मतलब उसे ही पकड़ कर नहीं रहे, मतलब उन दोनों को संतुलन करके मतलब जब लेखनी शुरू करेंगे तभी मतलब क्या हो जाता है, सर्जक की जो उद्दीलन शक्ति मतलब ये उद्दीलित शक्ति तब तक मतलब बनी रहती है जब तक ये संतुलन स्थापित नहीं हो जाती। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को साहित्य का इतिहास दर्शन, मतलब साहित्य क्या होता है, इतिहास को छोड़कर मतलब साहित्य को हम क्या नहीं कर सकते, मतलब साहित्य का अध्ययन नहीं कर सकते। मतलब साहित्य इतिहास से पूरी तरह उसका संबंध जुड़ी हुई है। फिर क्या होता है, साहित्यों में द्वंद्व और संतुलन, ये दोनों सिद्धांत पूरी तरह रहनी चाहिए। तो ये दोनों ही क्या है, मेन सिद्धांत है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को साहित्य का इतिहास दर्शन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।